आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं एसएससी, रेलवे और बैंकिंग। देखो तीन ऐसे मतलब हम कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी प्रोवाइड करते हैं और सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं। अगर हम ऑल ओवर देखो, ऐसे तो सरकारी नौकरी बहुत सारी हैं, जैसे ये अपने आईसीएआर हो गया, DSSS भी हो गया, यूपी ट्रिपल एस हो गया, और स्टेट लेवल के कई सारे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़े बड़े ऐसे संस्थान हैं जो सबसे ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट, सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं की तैयारी करते हैं, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी और सबसे स्टेबल, सबसे बैलेंस लाइफ भी इन्हीं तीनों में होती है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे भाई। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब अगर आप अभी अभी 12वीं पास करके आए हो, 10वीं पास करके आए हो, या फिर सपना देख रहे हो कि मुझे भी एक सरकारी नौकरी लेनी है, तो ये परफेक्ट वीडियो है कि आप इस पूरे कंपैरिजन को देखकर ये तय कर पाओगे कि मैं किस फील्ड में घुसूं। क्योंकि देखो, सिलेबस तो तीनों में एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। बैंकिंग थोड़ा सा अपना अलग हो जाता है, वो सब हम बात करेंगे भाई। इनका सैलरी क्या होती है, सिलेबस क्या है, कितना एग्जाम प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या क्या पोस्ट होती हैं, कितना समय लगता है, और एग्जाम पैटर्न मतलब कितने मार्क्स का, ये सारी चीज़ें हम सब चीज़ें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन तीनों में मतलब कौन कौन सी पोस्ट पे एक्चुअली में हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर हम बात करें केवल केवल एसएससी की, तो यहाँ पे देखो सीजीएल, सीएचएसएल, ये सभी एग्जाम्स के अलग अलग नाम है भाई। एसएससी तो केवल एक पूरा ओवरऑल है, बोर्ड है जो कि एग्जाम कराता है। अब उसमें ना अलग अलग एक नाम होते हैं एग्जाम्स के, जैसे सीजीएल अपना एक अलग एग्जाम का नाम है। ये पोस्ट का नाम मत समझना आप, एग्जाम का नाम है। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, जो कि आपने सुना भी होगा। ऐसे ही कई सारे मतलब बहुत बहुत पॉपुलर एग्जाम्स है भाई। तो सीजीएल से आपने सुना होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर तो खैर कम सुना होगा, लेकिन ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, और ये प्रिवेंटिव ऑफिसर जो ये कोस्टल एरियाज में होते हैं, वाइट वाइट वर्दी होती है जिनकी, और ये जो होते हैं ये सभी ये अपने एसएससी सीजीएल से बनते हैं, जो कि एसएससी की सबसे टॉप वाली एग्जाम है भाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे अच्छी सैलरी, आपको सबसे हाईएस्ट सैलरी इसी वाले एग्जाम में मिलेगी। अगर हम एसएससी की बात करें, और सबसे जो बेस्ट नौकरी मिलती है वो आपको यही मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप बी और सी की नौकरी मिलती है। देखो, जो आईएएस वगैरह हो जाता है वो तो अपना ग्रुप ए की हो जाती है। अब उससे नीचे जितने भी आते हैं वो एसएससी सीजीएल से लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मिनी आईएएस भी कहते हैं भाई। अब देखो सीएचएसएल, इसमें आपका 12वीं लेवल का एग्जाम होता है। मतलब अगर आप 12वीं केवल पास कर रखे हैं, अभी आप ग्रेजुएशन नहीं कर रखे, तो आप इसका दे सकते हो। बस आपकी उम्र 18 होनी चाहिए, और इस पेपर को निकाल दो, बस आपके हाथ में नौकरी हो जाएगी। और इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूं ऐसे मोटा मोटी, अभी तो मैं आगे चल के बात करूंगा जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सीएचएसएल पे, लेकिन इसकी अगर मैं मोटा मोटी सैलरी बताऊं तो 40 से 50 हज़ार आपको आराम से मिल जाएंगे हर महीने। वहीं अगर सीजीएल की बात करूं तो 70 से 80 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे इन हैंड सैलरी, बताऊं सब कुछ कट पिट के। वहीं एमटीएस 10वीं लेवल पे होता है, जहां पर आप क्लर्क और पियोन बनते हो, स्टीनोग्राफर बनते हैं, जिसमें हम टाइपिंग वगैरह करना होता है, और जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं या फिर जो जजेस होते हैं उनके अंडर हमें काम करना होता है। उनके जो भी अपना लेखा जोखी होता है वो सब हम देखते हैं, स्टेनोग्राफर जो होते हैं। एसएससी जीडी वाले जितने भी अपने ये बीएसएफ हो गए, एसएसएफ हो गए, सीपीएफ हो गए, जितने भी ये कांस्टेबल लगते हैं वो एसएससी जीडी एग्जाम के थ्रू लगते हैं। और जेई हो गया, जिससे हम सिविल इंजीनियर अपने सरकारी मतलब उसमें बनते हैं। सिलेक्शन पोस्ट में बहुत सारी पोस्ट आती हैं। ऐसे सीपीओ में अगर हमें दिल्ली पुलिस में एसआई बनना है और एएसआई वगैरह बनना है, तो हमें मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर जाना है, तो हम सीपीओ का एग्जाम देते हैं। कंडक्ट ये एसएससी कराती है। तो ये सारे पोस्ट हैं, सारे एग्जाम्स के नेम है जो कि एसएससी के अंडर आते हैं। वहीं अगर हम रेलवे की बात करें तो इसमें एनटीपीसी होता है, जिससे हम स्टेशन मास्टर, आपने सुना होगा, जूनियर अकाउंटेंट या फिर क्लर्क जो भी अपने स्टेशन पे रहते हैं, वो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देके बनते हैं। वहीं जो आपने देखा ट्रैक मैनेजर, हेल्पर या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट, वो भी रेलवे से ही बनते हैं। मतलब रेलवे अपना एक एग्जाम करवाती है अलग, ग्रुप डी। एनटीपीसी में तो ये सारे बनते हैं, लेकिन जो ग्रुप डी होता है उसमें ये अपने ट्रैक मेंटेनर और हेल्पर वगैरह लगते हैं। ऐसे ही आपने ये भी सुना होगा कि, सुना क्या भाई, देखा भी होगा, जानते भी हो, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं उसके लिए एक अलग एग्जाम कराया जाता है, रेलवे एएलपी। अब ये एएलपी एग्जाम पास करके वो असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, जिसके वजह से उनको ट्रेन चलाने का मौका मिलता है, और मतलब एक ट्रेन चलाने की नौकरी है उनकी। और जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। आरपीएफ मतलब जो भी कांस्टेबल और रेलवे में आपको दिखाई देते हैं, वो रेलवे आरपीएफ का एग्जाम देके वहां पर पहुंचते हैं। अगर हम बात करें बैंकिंग में, देखो सबसे ज़्यादा मतलब अगर मैं बात करूँ सोशल और मतलब सैलरी ग्रोथ के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा अपना बैंकिंग यहाँ पे टॉप पे रखूंगा मैं। यहाँ पे देखो कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं। आईबीपीएस पीओ, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट, आरबीआई एलआईसी एजेंट, एसओ एग्जाम्स। तो ये सारे एग्जाम्स के नेम है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि आपको बैंक में काम करने का मौका मिलता है, वो मैनेजर हो, क्लर्क हो, बैंक पीओ हो। इवन ये जो आप एसबीआई पीओ देख रही हो ना,
सबसे ज़्यादा सैलरी होती है इसमें। अगर मैं बताऊँ तो मतलब बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत अच्छा ग्रोथ भी होता है। और अगर आप एक बार इसमें काम भी कर लिए ना, तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो 60 साल के रिटायरमेंट के बाद या तो सरकार उनको बोल देती है कि आप अभी अपना और काम कर सकते हो, उनकी सर्विस बढ़ा देती है, किसी आयोग का चेयरमैन बना देती है। वैसे बैंकिंग में भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एसएससी में और रेलवे में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। रेलवे में अगर आप रिटायरमेंट हो गए तो आप अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन बैंकिंग में अगर आप रिटायरमेंट हो गए उसके बाद भी आपको जो प्राइवेट वाले लोग हैं पूछते हैं कि आप आ सकते हो हमारे यहाँ, और एक अच्छी पोस्ट देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, मतलब एक जैसे ये सीएस के बराबर या फिर सीईओ के बराबर आपको कंपनी में रखेंगे। और मतलब क्योंकि आप जब रिटायरमेंट होके, बैंकिंग से अगर रिटायरमेंट होके जा रहे हो किसी भी कंपनी में, तो आप मतलब आप एक अच्छे लेवल, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस के फील्ड में, तो कोई भी कंपनी आपको ईजिली रिक्रूट कर सकती है। अगला चीज़ है हमारा, किस तरीके से हमें देखना है कि यहाँ पे अलग अलग एग्जाम में इनकी वैकेंसी का क्या हाल है, मतलब हर साल आती भी है कि नहीं आती है, या फिर 3-4 साल पे आती है। देखो एसएससी और बैंकिंग, ये दो ऐसे आयोग हैं जहाँ पर आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है। इसलिए इनकी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हो ना, तो आपको इस बात से तो बिल्कुल चिंता नहीं करना कि क्या यार इस बार वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। इसकी हर साल, जैसे आपको 10वीं 12वीं हर साल बोर्ड मतलब बच्चे दिख जाते हैं, उस तरीके से एसएससी और बैंकिंग में अपना हर साल एग्जाम करवाती है ना। जैसे इसमें अगर हम बात करें वैकेंसी कितनी आती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जेई सबका मिला के अपने 80,000 से लेके 1 लाख तक इतनी नौकरी चल जाती है भाई। हाँ, और इस 1 लाख से ज़्यादा नौकरी के लिए लगभग 70-80 लाख बच्चे कॉम्पिटिट भी करते हैं। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन अगर हम अभी केवल वैकेंसी की बात करें तो हर साल आपको 80,000 से लेकर 1 लाख तक की वैकेंसी मिल जाती है। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में देखो हर साल नहीं आता। एसएससी और बैंकिंग में हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन रेलवे में आपको हर साल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे 3-4 साल में एक बार दिख जाएगा, और वैकेंसी आएगी तो बहुत ज़्यादा आती है, 1 लाख से 2 लाख तक भी चली जाती है। तो अच्छी खासी भर भर की वैकेंसी आती है, लेकिन हर बार मतलब हर साल नहीं आती है। ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म भी सबसे ज़्यादा फिर भरे जाते हैं, क्योंकि बहुत इजी पेपर होता है, इंग्लिश वगैरह पूछा नहीं जाता, फॉर्म फीस भी सब कुछ लो होता है, तो और सिलेबस भी इसका थोड़ा सा आसान है, तो फॉर्म जो भरने वाले बच्चे भी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं इसमें। अगर वहीं बात करें बैंकिंग में, तो बैंकिंग में यूजुअली जो अपना वैकेंसी होता है वो कम होता है, 20,000 से 50,000 लेकर, और हर साल इसमें भी आती है। लेकिन इनके फॉर्म फीस की बात करें तो ये थोड़ा 1,000 रुपये 2,000 रुपये इतना तक भी चला जाता है। और यहाँ पे जो सिलेबस होता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है भाई, एसएससी और रेलवे से अगर मैं कंपेयर करूँ, इसलिए बच्चे यहाँ पे फॉर्म भी कम भरते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन से बच्चे इन सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो अगर एसएससी, अगर आप 18 साल से ऊपर है, वो 12वीं आपने पास कर लिया, तो आप एसएससी में अप्लाई करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे भी एग्जाम मिलेंगे जो 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास, मतलब आप चाहे 10th पास हो तो भी आप एसएससी दे सकते हो, जिस जैसे अपने हो गए एमटीएस वगैरह हो गए। अगर आप 12वीं पास हो, सीएचएसएल हो गए, जीडी हो गए, ये सभी दे सकते हो भाई। ग्रेजुएट हो फिर तो आप सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो। बस क्या होना चाहिए, आप 18 साल के होने चाहिए, आपने आपके पास ये जो भी उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। खैर ये जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एसएससी सीजीएल क्या है, सीएचएसएल क्या है, एमटीएस क्या है, जीडी क्या है, इनके ऊपर मतलब इनके अंदर फिर मैं एक अच्छे से डिटेल में बात करूंगा कि इन एग्जाम्स को देने के लिए मेरी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। वरना पता चले केवल एग्जाम देते रहो, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आए तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो एग्जाम में मांगा जाता है, तो फिर तो क्या ही फायदा आपका पेपर निकालने का। वहीं अगर रेलवे की बात करूँ तो इसमें भी आप 18 से 33 के बीच में अगर आप आते हैं, और रिजर्वेशन सभी में अप्लाइड है, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, और जनरल के लिए तो कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप रिजर्वेशन मतलब तीनों में वही है, जो सेम है, जो एक में है वही तीनों में यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट जो भी हैं वो यहाँ पे रेलवे में भर सकते हो। और लेकिन बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं है, 10वीं और 12वीं के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं, यहाँ पे ग्रेजुएट बंदा चाहिए, बिल्कुल मैच्योर बंदा चाहिए, क्योंकि बैंकिंग थोड़ा सा टफ लेवल है भाई। यहाँ पे आपको पैसों से रिलेटेड खेलना है, पैसे से रिलेटेड काम करना है, और जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम आ जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है लाइफ में भी और पढ़ाई भी उन्होंने अच्छी कर रखी है। तो यहाँ पे वो अपनी पहले से ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर रखें कि हम 10वीं 12वीं को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हम केवल और केवल ग्रेजुएट बंदे को लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखें, अभी तक हमने देख लिया कि यहाँ पे वैकेंसीज कितनी आती हैं, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इस चीज़ों को देखते हुए ये भी देखें, इस पे भी नजर डालें कि हर साल कितने बच्चे कॉम्पिटिट करते हैं, आखिर मेरा जो सामना होने वाला है वो कितने और बच्चों से होने वाला है। तो अगर मैं एसएससी की बात करूँ जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है, रेलवे तो है ही खैर, लेकिन रेलवे में हर साल वैकेंसी नहीं आती, इसलिए एसएससी पे ज़्यादा थोड़ा सा बच्चे निर्भर करते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो हर साल 50 से 60 लाख बच्चे
अपीयर करते हैं। अपीयर का मतलब हर साल फॉर्म तो भरते ही हैं, लेकिन अपीयर देखो, अपीयर का क्या केस होता है ना, अगर 50-60 लाख बच्चे भर रहे हैं फॉर्म, तो उसमें से केवल 30 से 40 लाख बच्चे बैठते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 80-90 लाख फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें से 50-60 लाख बच्चे हर बार, मतलब आप इतना समझो कि हर बार आप 50-60 लाख बच्चे एस्पिरेंट इसके लिए तैयारी करते हैं। और यही वो बच्चे होते हैं जो रेलवे में भी फॉर्म भरते हैं, बैंकिंग में भी फॉर्म भरते हैं अपने किस्मत आजमाने के लिए। क्यों? क्योंकि सभी का जो सिलेबस है ना वो लगभग एक जैसे ही है। ऐसा नहीं कि इसका सिलेबस कुछ अलग है, इसका सिलेबस कुछ अलग है। हम सिलेबस पे भी खैर बात करेंगे अभी, लेकिन आप अभी केवल इतना समझो कि एसएससी में हर साल आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपके साथ वाले जो आपके साथ तैयारी करेंगे उसी एग्जाम के लिए जिसके आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी में तो 50 से 60 लाख बच्चे हैं। वहीं अगर रेलवे की बात करूं तो हर साल तो आती नहीं खैर इसकी, लेकिन जब भी आपका पेपर आएगा, जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा आपके यहाँ पे फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब कितना बड़ा नंबर है सोचो। तो यहाँ पे कंपटीशन, जब जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है भाई। लेकिन वहीं अगर हम बैंकिंग की बात करें तो कंपटीशन इतना टफ है, लेकिन सीरियस कंपटीशन है यहाँ पे। इतना पेपर का इतना लेवल हार्ड होता है कि मतलब यहाँ पे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ लगती है, मतलब आपको इंग्लिश अलग पास करनी पड़ेगी, रीजनिंग अलग पास करनी पड़ेगी, मैथ्स अलग पास करनी पड़ेगी। एसएससी रेलवे में ऐसा कुछ नहीं है, आपको ओवरऑल मार्क्स लेकर आना है। अगर 200 नंबर का पूरा पेपर है, तो अगर 120, 130, 140, 150 तक भी आजकल कट ऑफ जा रही है, तो आपको केवल और केवल कट ऑफ पास करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप इंग्लिश में 10 नंबर लाए और मैथ्स में 50 में से 50, तो ऐसा वो कुछ नहीं देखती है। खैर, अगर आप इंग्लिश में 10 नंबर ला रहे हैं तो कभी भी आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको यहाँ पे केवल और केवल कट ऑफ देखा जाता है। लेकिन वहीं बैंकिंग में आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। लगे या था हम ये भी देख लेते कि इनका एग्जाम पैटर्न कैसा है, मतलब क्या 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 होता है। तो वहीं अगर हम एसएससी की बात करें तो आपका सबसे पहले टीयर 1 होगा, जिसमें आपका सब कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। फिर टीयर 2 में भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये डिस्क्रिप्टिव काट देना यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। अगर मैं टीयर 1 की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 200 नंबर का होगा। सभी जितने भी अपने चारों सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट देखो यार एसएससी के, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, ये पूछे जाते हैं और सभी 50-50 नंबर के होते हैं। और हर एक क्वेश्चन इसमें 2-2 नंबर के होते हैं, इसका मतलब 25-25 क्वेश्चन सभी के पूछे जाते हैं। वहीं रेलवे भी अपना यही 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, बेसिक मैथ, रीजनिंग, जीके, मतलब यहाँ पे स्टैटिक और साइंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पूरा ओवरऑल जीके पे फोकस किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा साइंस का ज़्यादा वेटेज होता है। यहाँ पर भी आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, करंट अफेयर तो आपके एसएससी में भी पूछा जाता है, लेकिन करंट अफेयर पे उतना फोकस नहीं होता। खैर होता है, जहाँ पर भी आपका करंट अफेयर आ जाएगा वहाँ पे आपको मतलब लेके चलना पड़ेगा करंट अफेयर को भी। आधा पोर्शन आपका करंट अफेयर होता है, आधा अपना जीके जीएस का जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन और जो भी सब्जेक्ट वाला होता है, कन्वेंशनल वाला होता है। वहीं अगर हम बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड सा सिलेबस है, कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। लेकिन एसएससी रेलवे यहाँ पे कोई आपका सिलेबस का अंत ही नहीं है भाई, बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस है। बैंकिंग में आपका सिलेबस छोटा है, लेकिन इन डीआई की बात करूँ, क्वांट की बात करूँ, पजल्स की, इसका लेवल इतना टफ होता है, इतना लेवल इतना हाई होता है, एकदम कैट के बराबर का लेवल होता है। जो एमबीए टॉप एग्जाम्स होते हैं, मतलब उसी कैटेगरी में आप यहाँ पे रख सकते हो बैंकिंग का। तो इतने बड़े बड़े मतलब लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जिसको पढ़ने में आपको 1 से 2 मिनट लग गए, तो फिर सोचो आप उसको सॉल्व करने में कितना समय लगाओगे। वहीं एसएससी और रेलवे में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग में आपके क्वेश्चन तो लिमिट, सिलेबस तो आपका लिमिटेड है, लेकिन क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, अच्छे लेवल के आते हैं। तो बैंकिंग में आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, फिर मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आएगी, है ना। ये अपना पीओ लेवल के लिए है। लेकिन वहीं अगर क्लर्क की बात करें तो ये केवल प्री, मतलब एग्जाम केवल लिख के आ जाए और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे ही आपका एसएससी में होता है। और रेलवे में आपको सीबीटी 1, सीबीटी 2, वही उसी की तरह टीयर 1 टीयर 2 की तरह। तो सीबीटी 1 बोलते हैं, यहाँ पे सीबीटी 2 बोलते हैं। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल वगैरह भी होगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर उसके बाद आपके कुछ स्टेजेस होते हैं जिनको आपको पास करना पड़ता है। वो आपका फिजिकल, मेडिकल सब कुछ होता है भाई, यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको जांचा जाता है। क्योंकि अगर आप लोको पायलट के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सब कुछ देखा जाएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी आंखों को चेक करेंगे एकदम अच्छे से, आपका ओवरऑल फिजिकल, मेंटल हेल्थ सब कुछ चेक करते हैं। क्योंकि रेलवे में आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, अगर आप ट्रेन चला रहे हैं, स्टेशन मास्टर है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फिजिकल आपका देखते हैं। लेकिन एसएससी में ऐसे जॉब्स भी है ना कई सारी, जैसे अपनी ये प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गए। प्रिवेंटिव ऑफिसर तो खैर आपके फिजिकल लेते हैं, ये एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, इसमें भी आपको फिजिकल लेते हैं, लेकिन बहुत हल्के हल्के फिजिकल यहाँ पे टेस्ट होते हैं। वहीं अगर मैं सीपीओ की बात करूँ, जिससे आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनते हैं, वहाँ पे आपको फिजिकल बहुत तगड़ी चाहिए। वहाँ पे आपका फिजिकल जो एग्जाम होता है बहुत अच्छा होता है, अच्छे लेवल का होता है, एकदम आर्मी लेवल का होता है।
लेकिन वहीं पे इसमें कई सारे ऐसे जॉब्स हैं जैसे अपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, एएसओ हो गए, एएसओ एंड एमईएस सीएसएस हो गए, एग्जामिनर हो गए। मतलब इसमें लगभग 80% ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर आपको कोई फिजिकल फिट होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप फिट हो तो और भी बढ़िया। लेकिन अगर आपको चश्मा लगा है और किसी भी तरीके की अगर फिजिकल कोई कंडीशन है तो आपको यहाँ पे कुछ मतलब परेशानी नहीं आने वाली, वो आपको भर्ती कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला चीज है हमारा मार्किंग या फिर टाइम सिस्टम, मतलब किस एग्जाम में हमें कितना टाइम मिलता है। देखो एसएससी की अगर मैं बात करूं तो आपको 1 से 2 घंटा मिलता है। 1 घंटा आपको प्रीलिम्स में मिलता है और 2 से ढाई घंटा आपको मिलता है मेंस में, मेंस के पेपर को सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो आपका 0.5 नंबर होता है। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत गया तो वो क्वेश्चन के मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे नहीं, लेकिन लेकिन साथ में आपका नेगेटिव मार्किंग मतलब 0.5 नंबर और कट जाते हैं नेगेटिव। और वहीं अगर रेलवे की बात करें तो यहाँ पे आपका टाइम लिमिट 90 मिनट का पूरा पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 ऑफ द नंबर, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत गया तो उस क्वेश्चन के नंबर तो आपको मिलेंगे ही नहीं, लेकिन उसका 1/3 नंबर जो भी आपने गेन किए हैं बाकी के क्वेश्चन सही करके उसमें से ही 1/3 आपका चल जाएगा एक क्वेश्चन पर। वहीं अगर मैं बात करूं बैंकिंग में तो यहाँ पे आपका सेक्शनल टाइमिंग होता है। मतलब हर सेक्शन के लिए जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आपके जो भी इंग्लिश हो गए, मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, उनके लिए अलग अलग टाइम डिसाइडेड होता है। और अगर आपका गलत जाएगा एक क्वेश्चन तो उसमें 0.25 नंबर कट जाता है। एग्जाम प्रोसेस की बात करूं, अगर आपने आज फॉर्म भरा तो आपको कितने दिन लग जाएंगे पूरा ज्वाइनिंग तक, अगर आपने सब कुछ सही सही से निकाल दिया तो। मतलब सारे एग्जाम सब कुछ फिजिकल वगैरह सब कुछ आप पास हो गए तो एसएससी में अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपके पास 2 साल तो लगने ही हैं, लगने ही लगने हैं। एग्जाम प्रोसेस में ही आपको कम से कम 1 साल लग जाता है। मतलब अगर आज नोटिफिकेशन आया तो लगभग आपको 1 साल लग जाएगा एग्जाम देने में, फिर उसके बाद 1 साल लग जाता है आपका ज्वाइनिंग वगैरह होने में। हालांकि अब थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट होने लगी हैं चीज़ें, आपको 1 से 1.5 साल में हो जाता है ज्वाइनिंग, लेकिन आप मिनिमम 2 साल लेके चलो। रेलवे में भी लगभग यही है, बहुत ज़्यादा स्लो है यहाँ पर भी आपका प्रोसेस। 2 से 3 साल आप मान के चलो। अगर आपने यहाँ पे अगर आप आज फॉर्म नोटिफिकेशन आया तो आपको 2 से 3 साल मिनिमम लग जाते हैं आपके। लेकिन अगर आप एक बार पेपर निकाल लिए तब तो आपका सारा टेंशन खत्म, क्योंकि अब तो जो नौकरी मिलनी ही मिलनी है, आज नहीं तो 6 महीने बाद तो मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पर भी आपका अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो 2 से 3 साल लग जाता है। बैंकिंग में ये सब कुछ बिल्कुल फास्ट है भाई। अगर आज नोटिफिकेशन आया तो वो एग्जाम बहुत जल्दी करा लेते हैं, सब कुछ अपना प्रोसेस बहुत जल्दी करा लेते हैं। और आपकी ज्वाइनिंग लगभग 8 से 10 महीने के अंदर, जब भी नोटिफिकेशन आएगी सब कुछ आपने अगर पेपर वगैरह सब कुछ सही से निकाल दिया तैयारी करके, तो 8 से 10 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का पीरियड होता है। वहीं अगर मैं बात करूं कट ऑफ कितना जाता है, सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ाई करी, आपने अच्छे से कोर्स लिया, अच्छे से पढ़ाई करी, अपना अच्छे से समय दिया और जितना भी आपने त्याग करना था सब कुछ त्याग किया। अब बाद में आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि मुझे कितना मार्क्स लेकर आना है। तो वहीं अगर लेवल की बात करें कट ऑफ देखने से पहले, तो एसएससी का जो लेवल होता है मॉडरेट से लेके हाई तक होता है, वहीं रेलवे का मॉडरेट होता है। ठीक है, ईजी भी आप कंसिडर कर सकते हो। रेलवे में जो सिलेबस होता है थोड़ा सा ईजी होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं जो कि रेलवे के पेपर को कॉम्पिटिशन इतना टफ बना देता है भाई। और वहीं बैंकिंग की बात करूं तो लेवल इसका सबसे ज़्यादा हाई होता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के पेपर दे रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपके 200 नंबर का पेपर है या फिर 390 नंबर का मेंस होता है, इन सभी का ओवर अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो आपको आप 80% से लेके, यहाँ पे 80 कर लो, 80 से लेके 90 परसेंटाइल तक आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कोई भी नौकरी देखने को मिलेगी अपने लिस्ट में, अपना जो नाम है वो लिस्ट में देखने को मिलेगा। इतना इतना टफ कंपटीशन है भाई यहाँ पे। अब आप ये मत सोचने लगना कि इतनी तो मेरी 10वीं में नहीं आई, मैं यहाँ पे कैसे लेकर आऊँगा। वो आप तैयारी करोगे। देखो यहाँ पे आप केवल आप ही तैयारी नहीं कर रहे, आपके साथ लाखों बच्चे हैं भाई। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार केवल वही टॉप कर रहा है, केवल उसी की नौकरी लग रही है जिसके 12वीं में 95% थे। नहीं, यहाँ पे 12वीं में 40 खैर नहीं, 40 में ज़्यादा कम बोलिए, 60% 55% वाले यहाँ पे बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जो पास्ट में हो गया उसको हमेशा याद रख के कभी डिमोटिवेट मत हुआ करो। जो पास्ट में हो गया पास्ट, अभी प्रेजेंट में देखो क्या हो रहा है। प्रेजेंट में मैं अपने कल को और बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूँ, आज का देखो भाई। जो बीत गया वो सो बीत गया। अब आगे आने वाले कलम पास्ट की वजह से थोड़ा ना आप अपना खराब करने वाले हैं। वहीं रेलवे में अगर मैं बात करूँ तो 60% से लेके 80% अगर आप गेन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इतना ही कट ऑफ जाता है। बैंकिंग का क्योंकि लेवल थोड़ा सा टफ है तो यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाती है। 35% से अगर आप 50% के बीच में हैं तो आपका यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर मैं आगे बात करूं प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ में, तो देखो भाई एसएससी में बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रमोशन है। मतलब अगर आप किसी भी पोस्ट पे, अगर आपकी पहली पोस्ट पे अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है ना, तो आपको लगभग
8 से 10 साल लग जाएंगे यहाँ पे प्रमोशन होने में। वैसा ही हाल कुछ आपका यहाँ पे रेलवे में भी है, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रमोशन है। लेकिन बैंकिंग में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपके पास फिक्स टाइम है कि 8 से 10 साल आपको लगेंगे ही लगेंगे प्रमोशन के लिए। यहाँ पे नहीं, अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपका बहुत जल्दी प्रमोशन होगा, बहुत जल्दी सैलरी भी बढ़ेगी। सैलरी देखो, इंक्रीमेंट तो दोनों में लगभग, इन दोनों में लगभग सेम सेम सही है, 3 से 5 हज़ार, 6 से 7 हज़ार लगभग आपका पोस्ट के हिसाब से बढ़ती रहती है। लेकिन वहीं अगर आपका, मैं बैंकिंग की बात करूं तो आपको हर साल, क्योंकि आपका प्रमोशन अगर होता रहेगा जल्दी, अगर आप बढ़िया सा परफॉर्मेंस दोगे, क्योंकि आपको आपको यहाँ पे आपको टास्क मिलते हैं कि मुझे इतने लोगों का अकाउंट और नहीं खुलवाने, इतने लोगों का अकाउंट मैनेज करना है, इतने लोगों से डील करनी है आज, इतने इस तरीके के आपको टास्क मिलते रहते हैं। अगर आप उन सभी के टास्क को फिल करते रह रहे हो, आपका परफॉर्मेंस, आपका रिकॉर्ड एकदम अच्छा बन रहा है, तो आपकी प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। प्रमोशन बहुत जल्दी होगा तो आपकी सैलरी बहुत अच्छे से हाइक होगी। मतलब 10-10 20-20 हज़ार सैलरी बढ़ जाती है एक ही बार प्रमोशन में, इतना ज़्यादा मतलब सैलरी आपकी बढ़ जाती है। और अगर मैं कहूँ 3 से 4 साल या फिर 5 साल, अगर मैं मिनिमल 5 साल के बाद आपकी जो सैलरी होगी ना, लगभग 2 लाख के आसपास हो जाएगी पर मंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी अच्छी प्रमोशन यहाँ पे है और इतनी अच्छी सैलरी भी होती है। और एसएससी में अगर मैं प्रमोशन ट्रांसफ़र की बात करूँ, प्रमोशन की तो खैर हमने बात कर ली, बहुत ज़्यादा स्लो है, वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात करूँ तो एसएससी में ट्रांसफ़र अपना बहुत ही मतलब ना के बराबर है ही नहीं ट्रांसफ़र। एक्साइज इंस्पेक्टर में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब जो ऑलमोस्ट 95% ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं रेलवे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जोन वाइज डिवीज़न इन्होंने डिवीज़न में डिवाइड कर रखा है, उसी जोन में ये भेजते रहते हैं। सपोज 3-4 इन्होंने, अगर आपका एक जोन है तो मतलब एक स्टेट में अगर आप गए तो उसी जोन में इन्होंने जोन डिवाइड कर रखा है, आपको कभी इस जोन में भेज देंगे, इस जोन में। और ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे और 4 दिन बाद वहाँ पे, नहीं भाई, इसके बीच में कुछ टाइम होता है, 1 से 2 साल का बीच में टाइम होता है, 2 साल के बाद ही आपका प्रमोशन इस तरीके से जोन में आपको भेजते रहते हैं। वहीं अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट देखो तो एसएससी की अगर मैं बात करूँ तो एसएससी इस फील्ड में भाई राजा है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बैलेंस, कोई स्ट्रेस नहीं, सबसे कम काम करने को मिलेगा। और 9 to 5 लाइफ स्टाइल एकदम स्टेबल है भाई। ऑफिस डेस्क वर्क आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी है तो आपको आपको केवल और केवल कभी कभी फील्ड पे जाना पड़ेगा जब भी आपको रेड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मोस्टली आपका डेस्क वर्क होता है, फाइल वर्क ज़्यादातर होता है और एकदम फिक्स रूटीन होता है। ऐसा हालांकि रेलवे में और बैंकिंग में नहीं होता। बैंकिंग में तो और भी ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से फाइनेंशियल वाला काम होता है। अब जहाँ फाइनेंशियल वाला, हम वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर एक तरीके से ऊपर से रहती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ऊपर से ये टारगेट्स और देते थे। अगर वो टारगेट्स फुलफिल नहीं हुए तो हमें अपने जो वर्किंग आवर्स है उसको बढ़ाने पड़ जाते हैं। रेलवे में भी कुछ ऐसा ही है, शिफ्ट वाली ड्यूटी होती है यहाँ पे। कभी आपको दिन में भी काम करना पड़ता है, रात में भी काम करना पड़ सकता है। जैसे अपना रेलवे लोको पायलट होता है तो वो दिन में भी ट्रेन चलाता है, रात में भी ट्रेन चलानी पड़ सकती है उसको। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज है, ऐसा नहीं कि आपका एक फिक्स शेड्यूल है कि आपको केवल 9 से 5 ड्यूटी करना है, उसके बाद आप जो भी करो कोई मतलब नहीं है। एसएससी वालों को कोई मतलब नहीं है, आपके चेयरमैन को। तो यहाँ पे एसएससी इस फील्ड में मतलब सबसे बेस्ट है। 9 to 5 अपना फिक्स टाइम है, 9 बजे जाओ और 5 बज के मतलब जैसे ही 5 बजे वैसे आ जाओ, 5 बज के 1 मिनट पे भी वहाँ पे आपको कोई बंदा नहीं दिखता। इस तरीके से मतलब आप सोच सकते हो। लेकिन रेलवे में और बैंकिंग में ऐसा नहीं है। वहीं आगे आगे बात करें तो जॉब सिक्योरिटी की, भाई एसएससी और रेलवे और बैंकिंग मतलब तीनों ही एकदम अच्छे से सिक्योर है, क्योंकि तीनों गवर्नमेंट जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब तो मानी इसलिए जाती है, गवर्नमेंट जॉब तो जानी इसलिए जाती है कि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। खैर हम यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट्स वगैरह के बारे में और जाने तो गवर्नमेंट में आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे आपके फैसिलिटीज़। जैसे अगर मैं बात करूँ तो दिवाली बोनस हो गया, एचआरए हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, और आपके बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई। हर 3 साल पे आपको एक बैग दे दिया जाता है। और एनपीएस, जो कि अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपकी सैलरी में से 10% 14% के आसपास, 10 से 14% आपका करता है। और फिर बैंक भी उतना ही, मतलब बैंक नहीं, सरकार भी आपकी सैलरी में उतना ही कंट्रीब्यूट करती है। मतलब क्या होता है, जैसे आपके 80,000 रुपये सैलरी है तो इसमें से 10% से लेके 14% तक सरकार क्या काट लेती है, और वो आपका वो एनपीएस में जमा करती है। और जितना आपका काटती है ये सैलरी में से, उतना ही सरकार भी अपनी तरफ से उसमें डालेगी। मतलब कुल मिला के हर हर महीने 20-30 हज़ार रुपये आपका एक तरीके से जमा होते जाता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है। ऐसे ही आपका यही सब कुछ आपका रेलवे में भी चलता है। और बैंकिंग में देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमम 2 ईयर बॉन्ड। एक्चुअली में क्या होता है ना, बैंकिंग एक थोड़ा सा फाइनेंशियल फील्ड वाला वर्क है। तो यहाँ पे अगर आपकी नौकरी लग रही है ना, तो आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके बहुत काम आने लगता है। यहाँ पे वो जो ट्रेनिंग करवाते हैं ना, सरकारी जो अपने लिए ट्रेनिंग करवाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके बोलोगे कि मैंने बैंकिंग में काम कर रखा है तो वो खुशी खुशी आपको रख लेगा, क्योंकि
हर कंपनी किस लिए काम करती है? अपने फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, फाइनेंस बढ़ाने के लिए। तो अगर आप फाइनेंस के फील्ड के बंदे हो, वो भी बैंकिंग जैसे फील्ड के बंदे हो, तो आपको बहुत ईजिली ले लेती है। इसीलिए बैंकिंग ये आपसे पहले साइन करवाएगी कि आप अगर यहाँ पे बैंकिंग में ज्वाइन कर रहे हो तो आप 2 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ के जा सकते, वरना आपको अपनी पूरी सैलरी देना पड़ेगा जितना भी आपने ली है। तो ये बॉन्ड साइन करवाना पड़ता है। तो ये एक बेनिफिट के अलावा हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आप जब बैंकिंग अगर आप तैयारी करना सोच रहे हो तो ये इसके बारे में भी आप सोच लेना कि आप 2 साल से पहले रिजाइन नहीं दे सकते। वहीं अगर आपको एसएससी और रेलवे में देखें तो आप कभी भी दे सकते हो भाई, चाहे आपको आज मिली कल छोड़ दो, वैसा कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम सोशल स्टेटस और लाइफ स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे एसएससी में मतलब बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, क्योंकि बैलेंस होता है, डेस्क वर्क होता है और एक कंफर्टेबल जॉब है, 9 to 5 जॉब है, फिक्स शेड्यूल है। और रेलवे में भी आपका एकदम हाईली रिस्पेक्ट होता है भाई। अगर मोहल्ले में किसी का भी एक रेलवे में जॉब लग जाता है तो पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में उसका नाम हो जाता है, पूरे गांव में नाम हो जाता है कि बंदा रेलवे में है। और अच्छी लाइफ स्टाइल होती है उसकी भी, रेलवे से कम होती है, एसएससी से कम होती है, एसएससी की थोड़ी अच्छी होती है। रेलवे में थोड़ा सा जैसे ये लोको पायलट वगैरह हो गए, इनका थोड़ा सा शिफ्ट वगैरह चेंज होता रहता है, जगह वगैरह भी चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इनका लाइफ स्टाइल उसमें डिपेंड करता है कि वो कैंडिडेट कैसा है। अगर वो ट्रैवलिंग में अच्छा लगता है उसे इधर से उधर जाना तो बेटर है। खैर फैमिली अगर उसकी है तो उसके लिए तो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है ये लाइफ स्टाइल, लेकिन हाँ, अच्छी लाइफ स्टाइल है भाई। अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो पैसे हैं जेब में और हर महीने अच्छी सैलरी आ रही है और सोशल रिस्पेक्ट आपका ही, तो अच्छी, इससे अच्छी लाइफ स्टाइल क्या ही चाहिए। बैंकिंग में भी आपका अच्छा रिप्यूटेशन होता है भाई। अगर आप बैंक में मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, तो मतलब एक सोसाइटी में भी एक अलग ही रिस्पेक्ट, अलग ही नज़रिए से आपको देखा जाएगा। और वर्कलोड भी यहाँ पे मतलब ठीक ठाक है भाई। वर्क अगर वो हैवी है तो आपको वो सैलरी भी इतनी प्रोवाइड करते हैं कि आपको फिर वर्कलोड, उतना वर्कलोड लगता नहीं है, क्योंकि सैलरी भी आपको उसी हिसाब से मिलती है। तो ये भाई पूरा था अपना कंपैरिजन एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के बीच में। आई होप आपने अच्छे से देखा होगा और आपको अब डिसाइड भी कर पाओगे भाई इजली कि कौन सा मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से बेस्ट रहेगा, मुझे किस फील्ड में एंटर करना होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा और आप कंपैरिजन भी अच्छे से एंजॉय कर पाए होंगे और अब आप डिसाइड भी अच्छे से कर पाए होंगे कि अब मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।